शुरू। मेरे प्रिय देशवासियों, आज वर्तमान में जो हमारे देश की स्थिति उत्पन्न हो गई है उसे देखते हुए मुझे लाइव आना पड़ा। जिस देश की बुनियाद लोकतांत्रिक मूल्यों में स्थापित की गई उसमें 3 बातों पर बहुत ही महत्व दिया गया: सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय। और उसको पूरा करने के लिए क्रमिक रूप से पूर्वोत्तर सरकारों ने प्रयास किया है और धीरे धीरे हम उस लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़ रहे थे। और भारत जो कि विभिन्न संस्कृति, जाति, भाषा, संप्रदाय, खान पान, वेशभूषा इत्यादि से भरा हुआ है, उसके अंदर एक अटूट संभावना जो प्रबल रूप से हमें एक करती थी वो हमारे संविधान के द्वारा दिया गया और हमारे लोकतंत्र का मूल समता है। हम आज़ादी के बाद बहुत ही प्रेम पूर्वक विकास की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन वर्तमान 6 वर्षों से एक ऐसी सरकार आई है जो सारी लोकतांत्रिक मूल्यों को ध्वस्त करते हुए और हमारे संविधान के मूल में जो समाजवाद की स्थापना थी, जिसमें व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार अवसर मिलता था और अपने आर्थिक, सामाजिक स्तर में सुधार करने का एक उसे अवसर मिल रहा था, उस पर प्रहार किया गया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि चूंकि हमारे देश के आम आवाम जो है उसमें बहुसंख्यक लोग आज भी राजनीतिक जागरूकता का अभाव रखते हैं और देश के अंदर कौन सी क्रियाएं हो रही हैं, देश किस दिशा में जा रहा है, इस पर वो सूझबूझ और अपना विचार नहीं रखते हैं। और बहुत खेद का विषय है कि जब से मीडिया का निजीकरण हुआ और बड़े बड़े औद्योगिक घरानों ने मीडिया चैनलों का आधिपत्य किया, तब से भाड़ की तरह झूठ को सत्य के रूप में प्रचारित और प्रसारित करने का कार्य किया गया। वर्तमान में प्रेस मीडिया के साथ साथ जो अखबार हैं वो भी अपनी मूल भूमिका से भटकते चले गए और सरकार की नाकामियों को इस प्रकार प्रसारित किया गया जिससे उसका महिमा मंडित किया गया और एक काल्पनिक रूप से सरकार का महिमा मंडन करके उसको सफलता के गुण को बताने का प्रयास किया गया। हमारे लोगों के अंदर आपसी सूझबूझ के अभाव के कारण इस सरकार ने धीरे धीरे आम लोगों के अधिकारों को कुचलना शुरू किया, लेकिन संगठन का अभाव होने के कारण, आपसी सूझबूझ के अभाव होने के कारण इसका प्रतिकार नहीं हुआ। इसका पहला उदाहरण कर्मचारियों का पेंशन खत्म होना और नेताओं के पेंशन में उत्तरोत्तर वृद्धि होना है, जो आज जनमानस में स्पष्ट महसूस किया जा रहा है कि एक ही देश में ऐसा क्यों हो रहा है जहां पर एक कर्मचारी अपने जीवन का 30 से 35 वर्ष जवानी को सुखा देने के बाद भी जब जर्जर अवस्था में बुढ़ापे में अपने घर वापस आ रहा है तो उसे किसी भी प्रकार की सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। इस वाकुओं में सारे कर्मचारी दिन पर दिन अपने मनोबल को गिराते जा रहे हैं और इसका प्रभाव उनके शारीरिक और मानसिक अवस्था पर भी पड़ रहा है। दूसरी तरफ इस कोरोना काल में जहां उद्योग धंधे, यातायात को बंद करने के कारण लोगों के रोजगार चले गए, निजी कंपनियों के बंद हो जाने के कारण प्राइवेट कंपनियां बंद हो गईं और लोग बेरोजगार हो गए, वो तिल तिल मरने के लिए विवश होते गए और सरकार इस कोरोना का आड़ बनाकर चोर दरवाजे से सारे अधिकारों को खत्म करते जा रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण हमारे सामने किसानों का कृषि बिल है। और आज मैं इसी विषय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ।
जब हम व्यक्तिगत रूप से किसी चीज़ का क्रय करते हैं और उस वस्तु से जब तक हम संतुष्ट नहीं होते हैं तब तक हम उस वस्तु को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन यह एक बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस चीज़ को लेने वाला तैयार नहीं है और हम उसको जबरदस्ती थोप रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर दिखाई देता है। 7 जून को जब पूरा देश लॉकडाउन में सरकार के नियमों का पालन कर रहा था, उस दौर में बहुत ही बारीकी से राज्यसभा में बिल को ध्वनि मत से पारित करवाया गया और जब इसका प्रतिकार कुछ सांसदों ने किया तो उनकी बातों को अनकही और अनसुनी कर दी गई। तब तक इस बात का प्रभाव समाज में नहीं पड़ा, क्योंकि जो किसान है पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के किसानों की बात छोड़ दी जाए तो हमारे बिहार में खास करके 67.7 किसान भूमिहीन खेतिहर मजदूर हैं, जो किस दूसरे के भूमि को लगान पर लेकर कृषि करते हैं या मजदूर के रूप में उसमें कृषि कार्य करते हैं। तो वो सिर्फ अपनी सुधा पूर्ति के लिए कृषि कार्य करते हैं, तो वो इस उहापोह में नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि उनकी अपनी निजी जमीन नहीं है। अन्य प्रांतों की भी यही स्थिति है। लेकिन जहाँ के लोग जागरूक होते हैं, वो मूल समस्याओं से सचेत होते हैं और उनके सिर पर प्रहार किया जाए तो स्वाभाविक है कि उनके अंदर प्रतिक्रिया होगी, क्योंकि वे संवेदनशील हैं। असंवेदनशील व्यक्ति कभी भी प्रतिकूल नहीं हो सकते हैं। जब अडानी और अंबानी जमीन के ऊपर बड़े बड़े गोदाम बनाना शुरू किए और जब ये बात धीरे धीरे किसानों तक पहुंची और किसान नेताओं ने इस कानून का अध्ययन किया, तो उन्हें स्पष्ट महसूस हुआ कि हम इसमें ठगे जा रहे हैं। क्योंकि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज़ादी से पहले सर छोटू राम के द्वारा ही एमएसपी के नियम को लागू करवा दिया गया था और अंग्रेजों के ज़माने से ही न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मंडियों के माध्यम से सरकार किसानों के अनाजों का क्रय करती थी और पंजाब के किसान स्वयं अपने हाथों से खेतों की जुताई करके, बुआई करके, निराई करके और अपने पसीने को गिराकर और धरती के गर्भ से अनाज निकालते हैं और पूरे देश की सुधा पूर्ति करते हैं। क्योंकि हम लोगों ने अध्ययन किया है कि 1966 से पहले हमारे यहाँ प्राप्त देशवासियों को भोजन की भी प्राप्ति नहीं होती थी और हमें अमेरिका से लाल गेहूं आयात करना पड़ता था। और जो हरित क्रांति आई उसका भी सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं प्रदेशों में पड़ा, क्योंकि यहाँ के किसान संगठित हैं, उर्वरक समतल भूमि है, सिंचाई की व्यवस्था की गई और पूरे राष्ट्र के साथ विदेशों में भी अपने अनाज को बेचकर अपने जिंदगी के सुधार के साथ साथ भारत सरकार के राष्ट्रीय आय में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम किसी भी पेशे से हों, लेकिन अंतोगत्वा हमें सुबह और शाम अपने थाली में अनाज से ही ऊर्जा मिलती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का पोषण होता है। जब कोई भी बच्चा अपने माँ के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसको जीने के लिए अनाज और दूध की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक अवस्था में उसे दूध की आवश्यकता होती है, जो हमारे किसान पशुपालक भाइयों के द्वारा हमें मुहैया कराई जाती है। और आज देश के तमाम नागरिकों की ये जिम्मेवारी और जवाबदेही बनती है कि इन किसानों के पक्ष में हम खड़े हो जाएं। यदि आज हम इन किसानों के पक्ष में खड़े नहीं होते हैं तो हमारा नाम जयचंदों की श्रेणी में लिखा जाएगा। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है
कि जिस मुल्क में बढ़ती हुई आबादी के एडजस्टमेंट के लिए किसी भी प्रकार का ह्यूमन प्लानिंग नहीं बनाया गया, लेकिन जिन किसान को भारत सरकार को 1 रुपये देने की कोई व्यवस्था नहीं है, आज वो अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए भारत सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं, अपने आवास के लिए भारत सरकार से पैसा नहीं मांग रहे हैं, वो सिर्फ अपने उत्पादित अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी चाहते हैं। इसमें मैं जानना चाहता हूं कि सरकार को कौन सी समस्या आ रही है, क्योंकि उस अनाज को अंतोगत्वा उपभोक्ता को ही खरीदना है, और एक उपभोक्ता के नाते भी मैं जब उस अनाज को क्रय करने के लिए इच्छुक हूं, किसानों के समर्थन मूल्य के समर्थन में लाइव हो रहा हूं, तो सरकार को कौन सी समस्या आ रही है कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार नहीं खरीद रही है। इसके अंदर बहुत साजिश है और इस साजिश को समझने की जरूरत है। कोई पढ़ने लिखने से विद्वान नहीं होता, अमल में करने से विद्वान होता है। आज परिस्थितियां आ गई हैं कि जो हमारे संविधान की आत्मा में समाजवाद लिखा गया है, उस समाजवाद को खत्म करके निजीकरण किया जा रहा है और किसी की भी नौकरी भी सुरक्षित नहीं है। आज जो सिख समाज खड़ा है, सिख समाज के इतिहास को जब हम देखते हैं तो पश्चिम से आने वाले आक्रमणकारियों को हमेशा रोकने का प्रयास किया है। वो समाज में समानता की बात किया है, वो समाज में दूसरे पर अन्याय हुआ है तो उसके लिए अपने कौम को निछावर कर दिया है, अपने बच्चों को निछावर कर दिया है। और सबसे गर्व की बात है इस सिख समुदाय के लिए कि इस पूरे धरातल पर जहां जहां गुरुद्वारों की स्थापना हुई और जहां जहां लंगर की व्यवस्था हुई है, आज तक उस लंगर में कोई व्यवधान नहीं पड़ा। ये हमारे भारतीय संस्कृति के लिए विदेशों में भी एक गर्व की बात है और इससे हम लोग गर्वान्वित होते हैं। लेकिन आज का ये जो निजाम बैठा हुआ है, सरकार के टैक्स से पैसे से 10 लाख का सूट बूट पहनता है और हमारे किसान भाई जो साफ सुथरा अच्छे कपड़े पहने हुए हैं उसको कहता है कि ये नकली किसान है। ये हमारे किसान भाइयों पर कठोराघात है, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। आज पूरे भारत का अगर प्रहरी है तो प्रहरी 2 स्थानों पर होता है। एक सीमा की जो चौकसी करता है वो प्रहरी होता है, जो मैं शांतिपूर्ण जीवन जीने में लाभदायक होता है, और दूसरा प्रहरी होता है जो अनाज पैदा करके हमारी सुविधा की पूर्ति करता है। इन 2 प्रहरियों को मैं सैल्यूट करता हूं। और आज जो परिस्थिति बन रही है, बिहार से गाड़ियां नहीं चल रही है, नहीं तो आज मैं पूरी मुस्तैदी, पूरे आत्मविश्वास, पूरे आत्मबल के साथ दिल्ली में उपस्थित होता इन भाइयों के साथ। यदि आज हम नहीं जगते हैं, हमारी चेतना नहीं जगती है, हम इनके समर्थन में नहीं आते हैं, तो कल हम गुलामी करने के लिए तैयार हो जाएं। राजतंत्र से लोकतंत्र की स्थापना हुई, हमारे जाबाज बाकुरों ने जो हमें आज़ादी दिलाई, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर, उन्होंने सपना देखा था कि एक ऐसे भारत की नींव पड़े जहां सब में समानता, भाईचारा, बंधुत्व की स्थापना हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ऐसा एक प्रधानमंत्री देश के अंदर शासन कर रहा है जो 2 अडानी और अंबानी को विकसित करने के लिए तमाम भारतवासियों को गिरवी रखने का प्रयास कर रहा है। ये भारत के मजबूत, संगठित, अमन प्रेमी किसान हैं जो खुद अपने हाथों से कृषि कार्य करते हैं, इसलिए इस समस्या को समझकर संवैधानिक तरीके से अपनी बातों को 5 महीने से पंजाब की धरती पर रख रहे थे। लेकिन ये जो गोदी मीडिया है, इनकी बातों को जनता के सामने नहीं ला रही थी, जिससे व्यथित होकर दिल्ली के सदन में भारत के सामने अपनी आवाज पहुंचाने के लिए ये सारे किसान संगठित होकर अपने निजी पारंपरिक वाहनों से दिल्ली की तरफ कूच कर दिए। लेकिन यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो एक ऐसा राज्य जो दिल्ली से पहले पड़ रहा है, हरियाणा, उसका मुख्यमंत्री इनको जो रोकने का प्रयास किया, जो दुस्साहसिक कार्य किया, वो बिल्कुल ही अमानवीय था। इसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं। रोड को काट दिए गए, जो काम नक्सली करता है वो काम हमारे पैरामिलिट्री फोर्सों से कराया गया। उन किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गोले, दमन के सारे चीज भेजे गए, लेकिन फिर भी उन किसानों ने लास्ट हो रहा है खत्म
तो अभी वही बनेगा, तो फूल अभी चल रहा है।